नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कालपुरुष की कुंडली के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष सीखना बोलना आसान है, लेकिन इसको खुद समझना और समझाना बहुत मुश्किल होता है। एस्ट्रोलॉजी को इजी सरल बनाने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछले कुछ लेक्चर्स जो आप सुनते आ रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर आप डायरेक्टली इस चैनल पे आ गए हैं इस लेसन पे, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शुरू वाले लेक्चर से स्टार्ट कीजिए, ताकि स्लोली एंड स्लोली आप एस्ट्रोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। दोस्तों, कालपुरुष की जो कुंडली है ये हम हमारे ध्यान में रखते हैं जब भी हमें किसी कुंडली का विचार करना होता है। तो कालपुरुष की कुंडली में कौन सा घर है और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो उसका वो हम याद रखते हैं, तभी हम कुंडली की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली है और वो विवाह के बारे में जानना चाहता है, तो सातवें घर के मालिक शुक्र होते हैं कालपुरुष की कुंडली में। तो इसलिए शुक्र का विचार करना ज़रूरी है। अगर उस लड़के की कुंडली में शुक्र मान लीजिए पहले घर में बैठे हैं और वो वृष राशि है, तो ये उनका अपना ही घर होता है। तो इसलिए उसकी मैरिड लाइफ में हम ये बोलेंगे कि मैरिड लाइफ उसकी अच्छी होगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि उस पर दृष्टि किसकी है या वहाँ पे युति बना के कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। लेकिन शुक्र अगर अपने ही घर में बैठे होंगे तो मैरिड लाइफ उसकी बेटर होगी। बस ये है कि वो 6-8 में ना हो। 12 में शुक्र को 12 में होने का दोष नहीं लगता, लेकिन इन जनरल शुक्र अगर उसके उच्च के होंगे या अपने ही घर में बैठे होंगे या मित्र राशि में होंगे, तो हम ये बोलेंगे कि उसकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, क्योंकि हमने कालपुरुष की कुंडली में देखा और सातवें के मालिक शुक्र होते हैं इसलिए। दूसरी बात दोस्तों, ये कालपुरुष की कुंडली को शिव जी की या भगवान विष्णु की कुंडली भी कहा जाता है। भगवान विष्णु जिनसे पूरी सृष्टि बनी है और आत्मा परमात्मा का पार्टी होती है, तो इसीलिए भगवान विष्णु की भी इसे कुंडली कहा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान रहे कि ये मैंने इसमें लगन नहीं लिखा हुआ, तो लगन कोई भी हो सकता है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में जब भी हम ध्यान रखते हैं तो पहले घर में पहली राशि होती है। मेष लगन आप कह सकते हैं, लेकिन मेष लगन के बारे में हम आने वाले कुछ वीडियोस में बात करेंगे। यहाँ हम केवल काल पुरुष की कुंडली की ही बात करेंगे। दोस्तों, पहला जो घर है उसमें 1 नंबर राशि लिखी हुई है। आप जानते हैं ये मेष लगन होता है, इसके मालिक मंगल होते हैं। 2 नंबर यानी वृष राशि, इसके मालिक शुक्रदेव होते हैं। 3 नंबर यानी मिथुन, इसके मालिक बुधदेव होते हैं। 4 नंबर यानी कर्क राशि, इसके मालिक चंद्रदेव होते हैं। 5 नंबर राशि यानी सिंह राशि, इसके मालिक सूर्यदेव होते हैं। 6 नंबर यानी कन्या, इसके मालिक बुधदेव होते हैं। 7 नंबर मतलब तुला राशि, इसके मालिक शुक्रदेव होते हैं। 8 नंबर वृश्चिक, इसके मालिक मंगल देव होते हैं। 9 नंबर यानी धनु राशि, इसके मालिक बृहस्पति होते हैं। और 10 नंबर यानी मकर राशि, इसके मालिक शनिदेव होते हैं। 11 नंबर यानी कुंभ राशि, इसके मालिक शनिदेव होते हैं। 12 नंबर यानी मीन राशि और इसके मालिक बृहस्पति देव होते हैं। दोस्तों, ये हो गया। अब हम इससे आगे चलेंगे। आपने कुछ वीडियोस पहले एक जानकारी मैंने आपको दी थी कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का हो जाता है। 1 नंबर राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं। 2 नंबर में चंद्रदेव उच्च के हो जाते हैं। वहीं पे 4 नंबर में बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं। 6 नंबर अपनी ही राशि में बुध देव उच्च के हो जाते हैं। 7 नंबर में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। और दोस्तों, मंगल देव 10 नंबर राशि में उच्च के हो जाते हैं और शुक्रदेव 12 नंबर राशि में उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने राहु और केतु देव के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में हम छाया ग्रह की बात नहीं करते। दोस्तों, ये अब हमने जान लिया कि ये घर कौन से हैं और कौन सी राशि उसमें उच्च की हो रही है। अब यहाँ पे हम अगली बात पे चलते हैं। पहला घर यानी सूर्यदेव, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं? यहाँ से हम बल देखते हैं, हमारे शरीर को देखते हैं, किसी की फिजिक कैसी होगी वैसा देखते हैं। तो इसलिए मंगल देव का ये घर है और सूर्य यहाँ पे इन सब चीज़ों के कारक होते हैं।
वहीं दोस्तों 2 नंबर यानी दूसरे घर में जो कारक हैं वो चंद्रदेव हैं और घर के मालिक शुक्रदेव हैं। यानी किसी की इंसान को कितना पैसा मिलेगा तो इस घर से देखा जाएगा, और साथ ही साथ मृत्यु का बचाव जो होता है वो भी इस घर से देखा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। बृहस्पति देव 4 नंबर घर में उच्च के हो जाते हैं, यानी जो भी हमें प्रॉपर्टीज़, पैसा, प्लॉट वगैरह के लिए हम इंटरेस्टेड होते हैं तो बृहस्पति देव उसके कारक होते हैं, और ये घर के मालिक चंद्र हैं, तो इसलिए माता का विचार भी इस घर से किया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों आगे घरों में, जैसे मान लीजिए छठा घर है, तो यहाँ पे बुध से विचार किया जाता है व्यापार के बारे में। जैसे अगर आपके पास कोई कुंडली विश्लेषण के लिए आता है और वो पूछता है कि मैं अगर व्यापार करूँगा तो किस चीज़ का मैं व्यापार करूँ, तो आपको 6th हाउस देखना है, 7th हाउस देखना है, और बुध और शनि का विचार करना है, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि वो बैठे कहाँ हुए हैं, क्योंकि बुध इस चीज़ के लिए कारक होते हैं, फाइनेंस वगैरह के लिए, व्यापार के लिए। 7वां घर दोस्तों जहाँ पे शुक्रदेव का घर है और शनिदेव बैठे हैं, तो ये शनिदेव यानी सेवक, और अगर आप देखेंगे तो ये सूर्यदेव के बिल्कुल डायरेक्टली ऑपोजिट बैठे हैं। सूर्य यानी राजा और शनि यानी सेवक, तो ये इसके डायरेक्टली ऑपोजिट बैठे हैं, और 7 नंबर में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हम आने और घरों में भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए 9वां घर में बृहस्पति देव का घर है, तो ज्ञान के कारक बृहस्पति होते हैं, और ज्ञान खर्चा जाए यानी बृहस्पति का 12वां घर भी है, तो जो चीज़ खर्ची जाए वो और बढ़ती है, तो इसलिए 12वां घर भी बृहस्पति का होता है। दोस्तों इसको मैं और सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ, और हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए सूर्यदेव 1 नंबर राशि में उच्च के होते हैं। अगर मान लीजिए सूर्यदेव 7 नंबर में बैठे हों, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये नीच के हो गए, और जहाँ पे ये होने चाहिए उससे डायरेक्टली ऑपोजिट भी हो गए। मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि अगर कोई आपको बताता है कि मैं किस समय पैदा हुआ था, तो उससे आप सूर्य का विचार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये शाम के समय में जातक का जन्म हुआ होगा अगर सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं। और जैसा आप जानते हैं सूर्यदेव को सुबह के समय अच्छा माना जाता है, दोपहर में भी आप सूर्यदेव की पूजा कर सकते हैं, और संध्या काल में कर सकते हैं, लेकिन यूजली डूबते हुए सूर्य को लोग कम पूजा करते हैं। सो अगर 7वें घर में सूर्यदेव बैठे हैं और किसी की राशि में 7 नंबर राशि ही पड़ती है, मान लीजिए मेष लगन में, तो यहाँ पे सूर्यदेव अच्छा फल नहीं देंगे। दोस्तों दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि कर्क राशि हम देखते हैं, उसमें मंगल देव 10th हाउस में हो, तो कर्क में अगर मंगल होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर राशि हो और यहाँ पे मंगल देव बैठे हों, तो 5, 6, 7 यानी ये बन जाएगा तुला लगन। तो 10वें घर में 4 नंबर राशि पड़ेगी और यहाँ पे मंगल देव नीच के हो जाएंगे, लेकिन तब भी मंगल देव को नीच का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे दिग्बली होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने मीन में कहा था कि शुक्रदेव यहाँ पे उच्च के होते हैं। अब मान लीजिए अगर 6th हाउस में, यानी एक यहाँ पे 6 नंबर है, काल पुरुष की ही हम कुंडली ले रहे हैं, तो 6 नंबर में अगर शुक्र हो तो अब कैसा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि ये नीच के हो गए, क्योंकि 6 नंबर में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं, और इस घर के जो कारक हैं वो बुध होते हैं, क्योंकि घर के जो मालिक होते हैं वो बुध होते हैं। सॉरी, कारक नहीं होते, लेकिन जो मालिक होते हैं वो बुध होते हैं, और शुक्रदेव यहाँ पे नीच हो गए, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। अब दोस्तों अगली एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए शुक्रदेव 6th हाउस में हो और उच्च के ये होते हुए भी नीच का प्रभाव देंगे। दोस्तों अगली एग्जांपल अब लेते हैं। अब शनिदेव मान लीजिए कि किसी की कुंडली में 7 नंबर में बैठे हों। अगर मान लीजिए शनिदेव इस राशि में नीच के भी हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए 1 नंबर में नीच के हो जाते हैं, लेकिन तब भी इनको बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दिग्बली होते हैं।
दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए बृहस्पति देव चौथे घर में हो। अब चौथे घर में बृहस्पति देव हो, तो मैंने आपको अभी बताया था कि बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 की बजाय 5 राशि हो, 6 हो, 7 हो, कोई भी राशि हो 1 से लेकर 12 तक। तो अगर बृहस्पति देव यहाँ हो तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, चाहे वो किसी भी राशि में बैठे हों, क्योंकि यहाँ पे ये शुभ फलदायक माने जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में चौथे घर में बृहस्पति का होना अच्छा माना गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम कालपुरुष की कुंडली के बारे में विचार करते हैं और ये चीज़ें देखते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। मान लीजिए बृहस्पति देव 9th हाउस में बैठे हों। यहाँ पे ये 9th हाउस है, राशि कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो इंसान धार्मिक होगा, और जो बंदा या कोई जाति का या जातक हो वो अगर धार्मिक होगा तो वो अच्छे कर्म करेगा, और अच्छे कर्म करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि ये घर धर्म का है, भाग्य का है, ये घर कर्म का है, प्रोफेशन का है, और ये ओवरऑल लाभ का है। तो इस तरीके से हम कालपुरुष की कुंडली के बारे में देख के विचार कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया कि अगर किसी लड़के की मैरिड लाइफ के लिए बात करनी है तो 7th हाउस के मालिक को देखेंगे, यानी शुक्र को देखेंगे। शुक्र कहीं भी हो सकते हैं किसी कुंडली में। अगर शुक्र अच्छे जगह बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ कत्री योग में हैं, या उनमें अच्छा बलाबल है, अपनी मित्र राशि में है, तो ओवरऑल उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। दोस्तों यहीं पे अगर किसी कन्या की कुंडली है तो 7th हाउस में कारक शुक्र के साथ हम बृहस्पति का भी विचार करेंगे, क्योंकि किसी भी स्त्री की कुंडली में बृहस्पति का विचार किया जाता है उसके पति के लिए। अब कालपुरुष की कुंडली में हमने शुक्र का विचार किया, और किसी लड़की कुंडली में शादी के विचार के लिए हम बृहस्पति की स्थिति देखेंगे कि बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं। बृहस्पति 6, 8, 12 में तो नहीं है, पाप प्रभाव में तो नहीं है, पापी प्लेनेट के साथ तो नहीं बैठे, या उससे दृष्टि में तो नहीं है, या पाप कत्री योग में तो नहीं आ गए हैं। इस तरीके से हम उसको देखेंगे। तो काल पुरुष की कुंडली को जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि उस घर का कारक ग्रह कौन सा है, और अगर मान लीजिए वो कुंडली में वहीं पे बैठा हुआ है तो वो अच्छा परिणाम देगा, भले ही वो किस राशि में हो। जैसे मैंने आपको मंगल देव की एग्जांपल देके बताया कि वो इस घर में दिग्बली हो जाते हैं, भले ही वो नीच के हो गए हों इस घर में, तब भी वो अपना शुभ प्रभाव देते हैं। दोस्तों आज हमने कालपुरुष की कुंडली के बारे में बहुत सिंपल तरीके से समझा। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप नीचे दिए गए हुए कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो, उनको भी नॉलेज बढ़े। अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।